अब नाज़रीन, इसराइल से ना कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिनकी हम अभी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन इसराइली मीडिया और दीगर जो आलमी मीडिया है वो इन खबरों के बारे में बार बार बात कर रहा है। इन खबरों की जो तरदीद छपवाई जा रही है इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से इसराइली मीडिया में, उसमें भी कोई सबूत नहीं दिया जा रहा। यानी ये कहा जा रहा है कि जो खबर आई है उसका सोर्स ठीक नहीं है, जो खबर आई है उसके अंदर ये गलती है। ये नहीं कहा जा रहा कि खबर ही गलत है और झूठी है और ये सबूत है हमारे पास। मिसाल के तौर पे ये एदो नेतन्याहू है, नेतन्याहू का भाई है, इसके बारे में दावा किया गया कि ये ईरानी मिसाइल हमले के अंदर ये मारा गया। अब इस पे जो है वो इजरायली मीडिया इधर उधर की बातें तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि नहीं ये जिंदा अभी तक, ये मारा गया, ये खबर तो आ गई। और ये दावा किया गया कि नेतन्याहू का भाई, जो खुद भी नेतन्याहू है, यानी ये बेंजामिन नेतन्याहू है जो वज़ीर आज़म है, और उसका भाई जो है वो एदू नेतन्याहू है। तो एदू नेतन्याहू के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक हमले के अंदर मारा गया, लेकिन इसकी तरदीद भी इस तरीके से की जा रही है कि खबर में यहाँ पे गलती है, ये वाली भी खबर में गलती है, इस तरह तरदीद की जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि बंदा जिंदा। फिर एक इतमार बिन गवीर, ये एक और वजीर है, नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है इसराइल का, बड़े सख्त बयानात ये देता है। इसके बारे में खबर आई कि ये भी मार दिया गया। तो इजरायली मीडिया ने कहा नहीं, इसका तो कार एक्सीडेंट हुआ है। कभी इसके बारे में खबर आती है ये मार दिया गया, कभी खबर आती है ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है इसराइल का, वो खुद भी गायब है। यानी पिछले 2 दिनों से मैं अभी चेक कर रहा था सारा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप आपको हर 2-4 घंटे के बाद नज़र आ जाते हैं। आपको पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये बात की, अब ये वाला हिकमत अमली बना रहे हैं, ये वाला मंसूबा है, वो आपको नज़र आता है। जंग में है ना, नेतन्याहू आपको लगातार एक दिन में 6-6, 7-7 दफ़ा नेतन्याहू की खबर आ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नेतन्याहू दिखाई नहीं दिया। ना नेतन्याहू की कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है, बल्कि कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू की कुछ ऐसी मुलाकातें या मीटिंग्स जो तय थी वो कैंसिल हुई हैं। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नेतन्याहू कहाँ है बताया नहीं जा सकता। अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू मारा गया। कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शायद नेतन्याहू जो है वो ज़ख्मी हो गया। अब नेतन्याहू ज़ख्मी है या मारा गया है, इसके बारे में अभी इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे कंफर्म नहीं है, लेकिन नेतन्याहू मंजर से गायब है। 2 दिन हो गए हैं नेतन्याहू की कोई फुटेज, कोई बयान, कोई चीज़, कोई मुलाकात कुछ सामने नहीं आया। हालांकि जो आदमी जंग लड़ रहा होता है उसको रोज़ाना सामने आना होता है। एक छोटी सी जंग थी ये आज़रबाईजान की और आर्मीनिया की, रोज़ाना की बुनियाद पे दोनों हुक्मरान सामने आते थे। इल्हाम अलीयव जो आज़रबाईजान के सदर थे वो रोज़ाना स्टेटमेंट देते थे, 4-4, 5-5 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते थे। लेकिन यहाँ पे नेतन्याहू का इस तरह से गायब हो जाना, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मामला किस तरफ जा रहा है। सऊदी अरब पे भारत बहुत ज़्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सऊदी अरब पे दबाव डाल रहे हैं कि आप इस लड़ाई के अंदर उतरें, आप इस लड़ाई को लड़ें, और सऊदी अरब को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है और सब ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ये लड़ाई लड़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा अरब खित्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। वो ये जानते हैं कि अगर सऊदी अरब ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में आ गया तो ऑटोमेटिकली कतर भी आ जाएगा, कुवैत भी आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा, उर्दन भी आ जाएगा, बहरीन भी आ जाएगा। कम से कम ये 6 ममालिक मिलकर अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर अगर सऊदी अरब इस लड़ाई में उतर गया तो। अभी तक तो सऊदी अरब नहीं उतरा है। कतर के अंदर जो हुक्मरान है उन्होंने, और जो तुर्की की फौज जो क़यादत है, सियासी क़यादत तुर्की की, तैयब अर्दगान, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने कहा जी मुसलमान ममालिक को खबरदार रहना चाहिए, इसराइल कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, हमें इससे बचना चाहिए और इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हम इनसे बचेंगे तभी महफूज रहेंगे, और ये हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, हमें इस चाल को समझना पड़ेगा। ये बात तुर्की भी कह रहा है और कतर भी कह रहा है। लेकिन सऊदी अरब के ऊपर शदीद दबाव है, जिस पे सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट तो जारी किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि सऊदी अरब इस लड़ाई में उतरता है या नहीं उतरता। अच्छा, ये 5 अरब ममालिक जिनमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, उर्दन है, ये तो जाएंगे लड़ने के लिए अगर सऊदी अरब गया। पाकिस्तान को भी लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया, बल्कि सऊदी अरब से पैसे भी लिए। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी ऑड है।
यानी एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान ने उस वक्त पैसा मांगा जिस वक्त सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तलब किया गया सऊदी अरब में, सऊदी वज़ीर दिफा ने बुलाया, और पैसे वैसे देते हैं तो वो तलब ही करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते वो लोग। तो उन्होंने बुलाया, बुला के आसिम मुनीर साहब से बात की, आलमी मीडिया में खबरें छपी कि पाकिस्तान को अब कहा जा रहा है कि जनाब हमारी हिफाजत के लिए आए, आपने हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया हुआ है। तो उसके बाद बजाय कि पाकिस्तान को इस पे वाज़ेह स्टेटमेंट देता, पाकिस्तान ने मुतालबे कर दिए। यानी जब कोई मुल्क फंसा हुआ हो, कोई मुल्क हालत जंग में हो, किसी की फैक्ट्रियाँ और मिलें बंद हो रही हों, किसी का कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो गया हो, किसी मुल्क के अंदर बम गिर रहे हों, किसी मुल्क की समुद्री रस्ते बंद हो जाए, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा है ऑयल रिफाइनरीज, वो वहाँ पे काम रुक जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो मुश्किल में है। तो जब वो मुश्किल में है उस वक्त आप उससे पैसा मांग रहे हैं कि जनाब $5 अरब डिपॉजिट दे दें और $5 अरब का आप हमें तेल दे दें। ये पाकिस्तान ने इखलाकी नुक्ता नज़र से बहुत अजीब काम किया। पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी घटिया और छोटी हरकत की है। अब इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान को लड़ाई में उतरना पड़ेगा हर हाल में। वो पैसे दें या ना दें, वो आपको लड़वाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको पहले बहुत पैसा दिया हुआ है, नहीं तो वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ईरान से आप लड़ेंगे तो याद रखिएगा ये आपका हमसाया है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। ईरान जीत गया तो आपके लिए हमेशा के लिए एक मुसीबत बनी रहेगी, और अगर ईरान हार गया और वहाँ रजीम तब्दील हो गया तो समझ जाए कि वहाँ पे एक ऐसा रजीम आ जाएगा जो बलूचिस्तान में हमेशा के लिए आपके लिए एक सरदर्द बन जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गए और मुलाकातें नहीं हो रही। उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, हर हफ्ते जाती है, मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो बार बार कोशिश करते हैं इमरान खान से मिलने की, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही। अब ये मामला अदालत में गए, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा गए, बार बार अदालतों में गए, लगभग सैकड़ों मरतबा अदालत में गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, और इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला और बहुत सारे लोग अदालतों में जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई। अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था, लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया था, तो सब ये समझ रहे थे कि मुलाकात हो जाएगी, फिर भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सबको लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस गुस्सा दिखाएंगे, या जजेस ये कहेंगे कि ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है और तौहीन अदालत की जा रही है, तो वो मुलाकात के लिए हुक्म जारी करेंगे। तो ये मामला इमरान खान साहब का आज के दिन के लिए लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये इस मामले को सुन रहे थे। 3 रुकनी बेंच था और ऐसा लगता था कि चीज़ों को सुना जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप गए। किसी एक जज ने भी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में से कि वो ये सवाल पूछ लेते कि भाई एक आदमी की आपने मुलाकातें क्यों बंद कर दी हैं, किस कानून के तहत बंद कर दी हैं, और अदालती अहकामात के बावजूद आप मुलाकातें क्यों नहीं करवा रहे। बल्कि ये हुक्म भी जारी किया जा सकता था कि आप फौरी तौर पे मुलाकात करवाएं और रिपोर्ट भी हमारे पास लेकर आए। वो ये करने की बजाय टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप गए, और जो 3 रुकनी बेंच है वो अल्लाह अल्लाह करके तो केस लगा था, सारे इंतजार कर रहे थे कि केस लगेगा, लेकिन एक मरतबा भी नहीं पूछा कि जनाब ये 8 महीने से 7 महीने से आपने जो मुलाकातें बंद की हुई हैं इसकी वजह बता दें कि ये मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं, या कोई रीज़न तो हमारे सामने रखें। 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया हुकूमत ने, उनसे कहा जी हमें 4 हफ्ते का नोटिस चाहिए, इन्होंने 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया कि जी 3 हफ्ते के बाद दोबारा आए और वजह बताएं कि इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से, उनके वकला से, उनके डॉक्टरों से क्यों नहीं करवाई जा रही। आप अंदाज़ा करें कि यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालत, जहां पे जजेस बोलने से डरते हैं, जहां पे जजेस सवाल उठाने से डरते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए वो सहाफ़ी कितने बहादुर होंगे जो अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवालात उठाने से डर रहे हैं, वहां पे आम लोग सवाल उठाते हैं, फिर उन्हें निशाने इबरत बनाया जाता है, पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया गया है। तो अब 3 हफ्ते का टाइम दे दिया गया, और तीनों जजेस ने, यानी जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा थी, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। अब ये तो हीरे हैं बहुत बड़े बड़े ये जजेस, जिनको यही समझ नहीं आई कि एक आदमी की, और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है, आलमी सतह पे खबर चल रही है, और 3 हफ्ते का मजीद टाइम देकर
इन्होंने भिजवा दिया। पंजाब की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने मुलाकातों के खिलाफ बात की है, उन्होंने मुखालफत की है। यानी ये बात आपने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखनी है कि पंजाब में मरीम नवाज़ की और नवाज शरीफ की हुकूमत है, वफाक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के साथ यानी जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत है। और इन दोनों हुकूमतों ने यानी पीपल्स पार्टी और PMLN ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हम मुखालफत करते हैं इस बात की कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, वकला से, डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाए। बस ये मैंने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए कहा है, और मैं अपनी टीम से भी कहूँगा कि ये क्लिप आज की तारीख के साथ काट के रख लें, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है 20 जुलाई 2026 को। तो कल को कोई ये ना कहे कि जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो इमरान खान की मुलाकात बड़े लंबे अरसे से नहीं हो रही, और आज मुखालफत की है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने भी। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए है, ताकि कल को जब ये रोएं, पिटें, चीखें मारें, तो इनको ये दिखाया जा सके कि जनाब ये देखिए आपने ये किया था। नाज़रीन, जजेस इंसाफ क्यों नहीं देते? इसके पीछे रीजंस है ना। जो भी इंसाफ नहीं देता या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कुचलने में, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को परेशान करने में, उनको सजाएं देने में, उनको जेलों में रखने में अपना किरदार अदा करता है, ये सिस्टम उसे नवाजता है। आप सहाफ़ियों में देख लीजिए, वकला में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जो जितना ज़्यादा इमरान खान से लड़ा है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों ने, उतना ही ज़्यादा सिस्टम के ज़रिए उसे नवाजा है। मिसाल के तौर पे अभी 3 जजेस आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाए गए हैं, और उसके लिए जो इजलास हुआ उसमें 3 जजेस के नाम फाइनल किए गए। इनमें से जो एक जज हैं वो शाहरुख अर्जुमंद हैं, जिन्हें लाया गया है। ये शाहरुख अर्जुमंद वो साहब हैं जिन्होंने बतौर जज, यानी अब निचली कोर्ट में जब ये जज थे, इनको लाया गया हाई कोर्ट में, तो इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाई थी। तो देखें कैसा इनाम मिला, अब हाई कोर्ट के जज बन गए। उमैर मजीद मलिक साहब, ये वो वकील साहब हैं जो तोशाखाना का जो एक केस था इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें FIA की जानिब से बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होते रहे हैं। यानी ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ मुआवनत कर चुके हैं मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की, लिहाजा इन्हें भी नवाजा गया, ये भी बन गए हाई कोर्ट के जज। फिर एक अयाज शौकत साहब हैं, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में रहे हैं हाई कोर्ट में, तो फिर इन्हें भी बना दिया गया। तो जो जो इमरान खान के खिलाफ जाएगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा, उसको ये सिस्टम नवाजता है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे हिमायत चाहिए, उन्हें सिस्टम के अंदर हर जगह अपने लोग चाहिए, और ख़ास तौर पे वो लोग चाहिए जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ डिलीवर किया हुआ हो। देखिए ना, जो जो आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, तो इस रजीम को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्योंकि ये आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है, लिहाजा इसको बेहतर जगह पे पहुंचाओ। अब ये भी डरेगा कि इमरान खान आ गया तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, लिहाजा ये बदला लेने में हमारी मदद करेगा और इस सिस्टम को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। इसलिए ऐसे सारे हीरे इकट्ठे किए जाते हैं जो एंटी इमरान, पूरा निज़ाम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का खड़ा है बुग़्ज़े इमरान में। पूरा निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त खड़ा है एंटी इमरान लोगों को इकट्ठा करके, और इनके पांव ज़मीन पे नहीं है, ना इनकी कोई जड़ है। ये एक झटके में सारे के सारे गिर जाएंगे, और आप इन्हें गिरता हुआ देखेंगे। नौरीन न्याज़ी, इमरान खान साहब की बहन, उनके ऊपर आपको पता है कि वो NCCIA ने एक ऐसा इंटरव्यू जो नशर ही नहीं हुआ, एक ऐसा इंटरव्यू जिसको उन्होंने कहा था कि नहीं इसको नहीं चलाना, हालांकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नौरीन न्याज़ी को भी पसंद नहीं आया, या उन्हें ये समझ आ गई कि ये चीज़ ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने रोक दिया था। और कंटेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं, मोदी के साथ दोस्ती को इतनी बुरी बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने घर में लेकर आए अपनी सालगिरह वाले दिन, नवाज शरीफ अपनी घर की एक शादी के अंदर मोदी को लेकर आए। यहाँ मरियम नवाज यहाँ से उन्हें तोहफे भेजती हैं, वो वहाँ से इन्हें तोहफे भेजते हैं, वहाँ से साड़ियाँ आती हैं, सामान आता है, कपड़े आते हैं, यहाँ से मैंगोज जाते हैं, ये भी यहाँ से गिफ्ट भेजते हैं। तो नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं मोदी के साथ वो ढके छुपे तो नहीं है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसे बहुत पसंद भी करती है। तो जर्नैलों को तकलीफ क्या हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मोदी के साथ इनके ताल्लुकात हैं। देखिए, ये तो इंडिया का जो अपना उनका वज़ीर ख़ारजा, वो ये कह चुका है कि हमने जब हमला करना था हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था, पाकिस्तान ने मदारिस खाली करवा लिए थे, उसके बाद हमने वहाँ पे मिसाइल मारे हैं।
तो नौरीन तो यही कह रही हैं कि ये तो इनका आपस में ताल्लुक था, इनको पता था एक दूसरे क्या करने जा रहे हैं। वो तो बाद में अल्लाह भला करे एयरफोर्स का जब इंडिया हद से आगे गुजर गया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए। अब एयरफोर्स किसी भी सूरत में किसी भी हैसियत में आर्मी चीफ के अंडर आती ही नहीं है।